नमस्कार बच्चों। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी। ठीक है जी, नमस्ते। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका भी और जो पुरानी हैं उनका भी। ठीक है, और आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। और अभी तक जो भी पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमने संविधान सभा की समितियां, भारतीय संविधान की विशेषताएं और भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रियम्बल। ठीक है, आज हम प्रस्तावना को पढ़ने जा रहे हैं और बड़े ही रोचक तरीके से, बड़े ही शानदार तरीके से हम कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना को पढ़े। ठीक है, चलिए उसके बाद ठीक है एक बार हम जितना भी पढ़े हैं ठीक है उसको रिवीजन करेंगे। ठीक है जी, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और अभी तक जितना भी पढ़ा दिया है मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी उसमें ठीक है थोड़ा बहुत भी कोई भी कंफ्यूजन होगा। जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि सर किसी भी तरह का कोई इश्यू हो सकता है। ठीक है जी, चलिए आइए तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ठीक है प्रियम्बल। ठीक है, सब कुछ जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए तो टॉपिक है हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल, ठीक है, प्लीज भी फोकस किया सब लोग। प्रियम्बल, ठीक है। अब देखो, यहां से सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रियम्बल है ना, अगर आप इस अंग्रेजी शब्द का हिंदी में रूपांतरण करें, ठीक है, आप इस इंग्लिश टर्म का अगर हिंदी में आप इसका ट्रांसलेशन करें तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होता है प्रस्तावना। ठीक है, क्या होता है भैया जी? प्रस्तावना। चलिए, एक प्रश्न ये आता है कि प्रियम्बल जो है हमारे संविधान में, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कब शामिल किया गया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था, ठीक है, तो संविधान सभा में जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के सबसे अंत में हमने प्रियम्बल को अपने संविधान में शामिल किया है। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट तो ठीक है ये क्लियर हो जाना चाहिए आप सभी को कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण के क्रम में सबसे अंत में प्रस्तावना को हमारे संविधान में स्वीकार किया है। वेरी फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? बोलो, समझ में आया? चलिए, तो इस बात को मैं बिल्कुल एज इट इज लिख देता हूं जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, सभा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान संविधान सभा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान सबसे अंत में प्रियम्बल को शामिल किया। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग यहां पर ध्यान रखना। जब हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, क्लियर है, तो जब हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, तो जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब आप समझते हो? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब होता है आपकी प्रारूप समिति। ठीक है भैया जी, कौन सी? प्रारूप समिति। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से फोकस करनी है, प्रारूप समिति। तो जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने जब हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, प्रारूप समिति ने जब हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया था, तो पहले से ही, ठीक है ध्यान रखना, तो उन्होंने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहले से ही ठीक है पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करके रख रखा था। मतलब सर कहने का आशय क्या है कि जो प्रारूप समिति है
जो भैया जी प्रारूप समिति है उसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। ठीक है, संविधान का ड्राफ्ट पूरा का पूरा तैयार कर लिया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने। ठीक है, प्रारूप समिति आप सभी को पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष ठीक है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो पहले से ही उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका था। उस ड्राफ्ट के अंतर्गत पहले से ही ये बात क्लियर हो चुकी थी मेरे प्यारे बच्चे कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, ये मतलब ये बात पूरी तरह से निश्चित हो चुकी थी कि 22 भाग हैं और प्रत्येक भाग की विषय वस्तु ये है। ठीक है, भाग 1 की विषय वस्तु ये है, भाग 2 की विषय वस्तु ये है, भाग 3 की विषय वस्तु ये है, भाग 4 की विषय वस्तु ये है और इसके अंतर्गत ठीक है हम इतने आर्टिकल्स को शामिल करेंगे। तो ये पहले से ही क्लियर था कि भाई ठीक है 22 भाग ठीक है पहले से लिखे जा चुके थे, कंप्लीट किए जा चुके थे। ठीक है ना, और साथ ही साथ उसके अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद आए हैं, मतलब टोटल हमारे संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं ठीक है वो 395 अनुच्छेद पूरी तरह से ठीक है तैयार थे और आपकी 12 अनुसूचियां भी पूरी तरह से निर्मित थी। सॉरी माफ कीजिएगा, आपकी 8 अनुसूचियां भी पूरी तरह से निर्मित थी, 8 अनुसूचियां भी। ठीक है, कहने के आशय ये है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, प्लीज ठीक है सब लोग यहां पर फोकस करेंगे कि हमारे संविधान सभा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ठीक है सबसे अंत में प्रियम्बल को शामिल किया, सबसे अंत में प्रियम्बल को शामिल किया, सबसे लास्ट में प्रियम्बल को शामिल किया। और जो हमारा संविधान है ना, ठीक है जो हमारा संविधान है, तो आपसे पूछा जाए कि भैया जी संविधान कितने प्रावधानों से मिलकर बना है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान कितने प्रावधानों से मिलकर बना है तो आप कहेंगे कि संविधान में 22 भाग हैं। बोलोगे कि नहीं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। मतलब संविधान नामक एक पूरी किताब लिखी जा चुकी थी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, संविधान नामक एक पूरी किताब लिखी जा चुकी थी। देखिए इसमें 22 भाग, 22 के 22 भाग पूरे के पूरे कंप्लीट थे। एक एक भाग की विषय वस्तु पूरी की पूरी कंप्लीट थी। एक एक भाग के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे वो पूरी तरह से कंप्लीट थे। मतलब पूरा संविधान पूरी तरह से कंप्लीट था, ठीक है, पूरी तरह से तैयार था। हमने प्रस्तावना को सबसे अंत में शामिल किया है, हमने प्रस्तावना को सबसे अंत में शामिल किया है। इसलिए आमतौर पर प्रश्न बन जाता है कि क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। इसलिए प्रश्न बनता है कि क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, क्योंकि जब कभी भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को शामिल करते हैं ना, जब कभी भी हम संविधान शब्द बोलते हैं तो भाई संविधान के अंतर्गत क्या है, फटाक से बोलते हैं कि भाई 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं और भाई 8 अनुसूचियां हैं। मतलब उस समय 8 अनुसूचियां थी तो भाई 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है, हम बोल देते हैं फटाक से इस बात को। और संविधान निर्माण के ठीक है इस सबसे अंतिम चरण में हमने प्रियम्बल को शामिल किया। मतलब पूरा संविधान बन चुका था तब हमने प्रियम्बल को शामिल किया। एक बात को मैंने इतनी सारे डिटेल के साथ आपको समझाया तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सर ये प्रस्तावना होती क्या है। ठीक है, ये पहला प्रश्न है कि सर आखिर प्रस्तावना क्या होती है। तो प्रस्तावना के बारे में मैं यहां पे लिखता हूं, ये मैंने प्रोसेस को लिखा कि प्रोसेस क्या है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, सर संविधान सभा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान सबसे अंत में प्रियम्बल को शामिल किया। जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो हमारी प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति ने ऑलरेडी ठीक है पूरा संविधान, संपूर्ण संविधान निर्मित कर रखा था। उसके बाद संविधान सभा के ठीक है एक वर्ग ने, संविधान सभा में एक वर्ग ने इस बात की सिफारिश की कि प्रस्तावना को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो फिर दैट्स वाई मेरे प्यारे बच्चे ठीक है हमने सबसे अंतिम प्रक्रिया में प्रस्तावना को शामिल किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि आखिर प्रस्तावना होती क्या है सर, ठीक है ना। ठीक है, व्हाट इज प्रियम्बल, प्रस्तावना का क्या अर्थ है, प्रस्तावना का क्या मायने हैं। ठीक है, और आज आप थोड़ी सी मुझे अनुमति देंगे कि मैं चाय पी लूं, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग सो वेल मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इसलिए प्लीज आप मुझे थोड़ी सी अनुमति देंगे कि मैं चाय पीता जाऊंगा और आपको बड़े इजीली जो है ना एक एक पॉइंट समझाता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए। है ना, तो अब सवाल ये पैदा हो गया कि भैया जी प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना का मतलब है कि जो हमारा संविधान है ना, ठीक है, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और उस समय जो 8 अनुसूचियां थी, तो जो हमारा संविधान है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ठीक है जानना चाहता है कि हमारी शासन व्यवस्था कैसी है, क्लियर है, अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि हमारी शासन व्यवस्था कैसी है, ठीक है, हमारे शासन में कौन कौन से अंग हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, क्लियर है, हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, तो उसे पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि हमारे संविधान में किस प्रकार की शासन पद्धति को स्वीकार किया गया है ना,
किस प्रकार की शासन पद्धति को स्वीकार किया गया है, शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है, हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उसे पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा। और इतना समय उसके पास है नहीं, तो वो प्रस्तावना पढ़ के भी हमारे संविधान का पूरा मर्म समझ सकता है। वो प्रस्तावना पढ़कर भी हमारे संविधान का पूरा मर्म समझ सकता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, थोड़ा सा मुझे आप समय दीजिए, ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ठीक है। जैसे ये बुक आप देखिए, ठीक है, ये बुक है भारत की राज्य व्यवस्था, और मैं ये जानना चाहता हूं, ये बुक एक बुक स्टॉल पर रखी हुई है, ठीक है, ऐसे करके ये किताब की दुकान पर रखी हुई है बुक स्टॉल पर, और मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बुक में आखिर है क्या क्या, ठीक है, इस बुक की विषय वस्तु क्या है, ठीक है, इस बुक का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो मुझे बुक पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, ठीक है, मैं केवल जानना चाहता हूं, लेकिन अभी फिलहाल मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं केवल जानना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं इस बुक का, ठीक है, इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ऐसे, और मैं इस बुक की, ठीक है, प्रस्तावना पढ़ूंगा। आप देख रहे होंगे प्रथम संस्करण की प्रस्तावना लिखा हुआ है ना, प्रस्तावना, आप देखिए प्रस्तावना, इस बुक में भी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा प्रस्तावना। तो मैं प्रस्तावना पढ़ूंगा, और प्रस्तावना पढ़ने के बाद, ठीक है, मुझे समझ में आ जाएगा कि ये बुक जो है ये किस पाठक वर्ग के लिए लिखी गई है, यह बुक लेखक किसको एक्चुअली समर्पित करना चाहता है, इस बुक की विषय वस्तु, ठीक है, क्या है, और कौन से आयु वर्ग के या किस तरह के विद्यार्थियों को यह बुक पढ़नी चाहिए। तो पाठक कौन होगा, ठीक है, ये भी क्लियर हो जाएगा, इस बुक की विषय वस्तु क्या होगी ये भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो लिखा हुआ है उच्च प्रशासनिक सेवाओं के अभ्यर्थियों के समक्ष, उच्च प्रशासनिक सेवाओं के अभ्यर्थियों के समक्ष इस बुक को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि यह पुस्तक उन अभ्यर्थियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से लिखी गई है जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। यह पुस्तक इस परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र के भारतीय राज्य व्यवस्था वाले खंड को पूर्ण रूप से कवर करती है। इसके अलावा यह पुस्तक कई वैकल्पिक विषयों जैसे लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान आदि के बारे में भी उपयोगी सिद्ध होगी। यह पुस्तक पाठकों की विषय वस्तु एवं संपूर्ण जानकारी देने में सहायक सिद्ध होगी। इसमें विषय के सभी आयामों को सम्मिलित किया गया है। कहने का आशय क्या है, अब मैं ये, ठीक है, बुक आपके रख दे रहा हूं, ठीक है, ये बुक मैंने रख दी। ऐसी मैं कोई दूसरी बुक को भी निकाल सकता हूं। तो बुक की आपने प्रस्तावना पढ़ी, जब आपने प्रस्तावना पढ़ी तो प्रस्तावना का मतलब ये होता है मेरे प्यारे साथियों कि प्रस्तावना, ठीक है ना, जो संपूर्ण विषय वस्तु है वो संपूर्ण विषय वस्तु की संक्षिप्त अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना, अगर हम स्पेशली संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करें, किसकी, संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करें, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वह हमारे संपूर्ण संविधान के दर्शन को, संपूर्ण संविधान के दर्शन को सार रूप में एक अभिव्यक्त करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति है, संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति है, ठीक है, इंग्लिश में भी समझाऊंगा, डोंट वरी बेटा, अभिव्यक्ति है, ठीक है। यह हमारे संविधान का दर्शन है बेसिकली, सॉरी, यह हमारे संविधान की भूमिका या आमुख की भांति है, भूमिका या आमुख की भांति है, आमुख की भांति है, आमुख की भांति है। भूमिका या आमुख की भांति है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये किताब एक बुक स्टॉल पर रखी हुई थी, ठीक है। मेरे पिताजी बुक स्टॉल से निकल कर जा रहे थे तो अचानक से उनकी नजर इस किताब की ओर पड़ी, मेरे पिताजी की नजर पड़ी। पिताजी ने कहा, अरे भाई, इस पे संसद वगैरह छपी हुई है, लिखा हुआ है भारत की राज्य व्यवस्था, लेखक का नाम भी लिखा हुआ है एम लक्ष्मीकांत,
तो एक बात मैं देखता हूं कि इस बुक में क्या है। लेकिन मेरे पिताजी की बुक की कवर को देखकर इच्छा जागृत हुई कि चलो मैं देख लेता हूं। अब मेरे पिताजी का ठीक है पॉलिटी से या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो एग्जाम्स निकालने थे, जो नौकरी करनी थी, जो भी पेशा अपनाना था, अपना चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे को। ठीक है, अब उनका इस पुस्तक से कोई मतलब तो है नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने जब इस पुस्तक के बारे में जानना चाहा तो उनको पता है कि मैं प्रस्तावना पढ़ता हूं, प्रस्तावना में लिखा हुआ होगा, सब कुछ लिखा हुआ होगा कि आखिर यह जो पुस्तक है ये किस पाठक वर्ग के लिए उपयोगी है, और दूसरा कि इसकी विषय वस्तु क्या है। ठीक, विषय वस्तु क्या है मतलब संपूर्ण बुक की विषय वस्तु, उसका अंदाजा केवल व केवल बच्चे इसकी प्रस्तावना पढ़कर ही लगाया जा सकता है कि आगे इतनी मोटी बुक में क्या लिखा हुआ होगा। देखिए उसके बारे में संक्षिप्त रूप से अभिव्यक्त किया गया है किसमें मेरे प्यारे बच्चे, प्रस्तावना में। किसमें, प्रस्तावना में। बस तो उन्होंने पढ़ा कि उच्च प्रशासनिक सेवाओं के अभ्यर्थियों के समक्ष, तो उनको एक बात तो पता चलेगी कि जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह की तैयारी करने वाले छात्र हैं ये उनके लिए बुक है। देखिए दूसरा उनको ये पता चलना है, अच्छा ये तो क्लियर है कि जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं उन छात्रों के लिए है, लेकिन आखिर इसकी विषय वस्तु क्या है, इसका कंटेंट क्या है। तो जैसे उन्होंने आगे पढ़ा तो उनको पता चल गया कि यह पुस्तक भारतीय राज्य व्यवस्था वाले खंड को संपूर्ण रूप से कवर करती है। इसके अलावा यह पुस्तक कई वैकल्पिक विषयों जैसे लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। बात समझ में आती है। तो प्रस्तावना आपको समझ में आ गया, तो प्रस्तावना क्या होती है। तो भैया जी प्रस्तावना, अगर हम स्पेशली हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करें तो संपूर्ण संविधान के दर्शन को, किसको, संपूर्ण संविधान के फिलॉसफी को, दर्शन को सार रूप में, सार रूप का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट में, सार रूप में अभिव्यक्त करने वाली, ठीक है ना, एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। तो संपूर्ण संविधान के दर्शन को सार रूप में अभिव्यक्त करने वाली, ठीक है, एक शॉर्ट एक्सप्रेशन है, एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। यह हमारे संविधान की भूमिका या आमुख की भांति होती है। बात समझ में आई, भूमिका है आमुख की भांति होती है। और एक और बात ध्यान रखना, देखिए ये बात तो मैंने आपको बता दी कि क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान सबसे अंत में प्रियम्बल को शामिल किया। ठीक है, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्लीज आप यहां पे फोकस करना। ठीक है, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो प्रारूप समिति थी, आप सभी को पता है। अब मैं यहां पे थोड़ा सा लिख दो, ठीक है, जैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि प्रारूप समिति जो है वह 29 अगस्त 1947 को बनी है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये सब आपको पता है, बस मैं केवल आपको रिकॉल कर रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भैया जी इस प्रारूप समिति के कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भैया जी, ठीक है, हमारे इस संविधान में जो 22 बार 395 अनुच्छेद, जो 8 अनुसूचियां वो लिखी जा चुकी थी। इस प्रक्रिया के सबसे अंत में प्रस्तावना को लिखा गया या प्रस्तावना को शामिल किया गया। सबसे अंत में प्रस्तावना को शामिल किया गया, ये बात ध्यान रखना है। तो प्रस्तावना को सबसे अंत में शामिल किया गया, सबसे अंत में शामिल किया गया, शामिल किया गया। अंत में शामिल किया गया प्रस्तावना को। ठीक है, सबसे लास्ट में शामिल किया गया था प्रस्तावना को। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, इसके बाद फिर सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वह हमारे संपूर्ण संविधान के दर्शन को सार रूप में अभिव्यक्त करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, मैंने एग्जाम्पल देकर आपको ये बात समझा दी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्रस्तावना होती है ना, तो हम अपने संविधान की अगर प्रस्तावना के बारे में कुछ विशेष फैक्ट्स देखें तो कुछ फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। यहां पर प्लीज आप समझिए। प्रियम्बल, ठीक है, आपसे पूछा जाए, और पूछा क्या जाए आपसे, ये पीसीएस में पूछा गया है कि प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया के किस चरण में शामिल किया। ठीक है ना, प्रारंभिक चरण में, ठीक है, मध्य चरण में, ठीक है, अंतिम चरण में, या संविधान सभा की सबसे अंतिम बैठक में। कुछ इस तरह से था, संविधान सभा की सबसे अंतिम बैठक में। तो अंतिम बैठक में नहीं, क्योंकि अंतिम बैठक में तो आपको पता है जो 24 जनवरी 1950 को हुई है, उसमें जनगणमन को राष्ट्रगान, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति। ठीक है, तो अंतिम बैठक में नहीं, अंतिम चरण में।
ठीक है, जब पूरा संविधान बन चुका था तो उसके बाद ये बात आपको लिखे। ठीक है, प्रस्तावना हमारे संविधान के सबसे प्रारंभ में शामिल की गई है। ठीक है, सबसे बाद में इसको तैयार किया गया, सबसे बाद में इसको स्वीकार किया गया, लेकिन प्रस्तावना को संविधान के, ठीक है, सबसे प्रारंभिक हिस्से में शामिल किया गया है। सबसे पहले प्रस्तावना है। क्यों प्रस्तावना सबसे पहले प्रारंभ हो, मतलब प्रस्तावना हमारे संविधान के सबसे प्रारंभ में क्यों है, सबसे शुरुआत में क्यों है? तो जवाब आपको मिल गया होगा, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति जो हमारे संविधान के दर्शन को जानना चाहे, हमारे संविधान में हमारी राज्य व्यवस्था को समझना चाहे, तो वह केवल प्रस्तावना को समझकर ही, पढ़कर ही, ठीक है, उसका पूरा अंदाजा लगा सकता है। ठीक है, अब यहां से सबसे पहली बात, ठीक है, यहां से 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि हमने, ठीक है, आइडिया एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल कहां से लिया है? आइडिया या कॉन्सेप्ट, पब्लिक कॉन्सेप्ट, ये प्रस्तावना का आइडिया अथवा कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? ठीक है, तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है जवाब कर देंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आइडिया कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, तो आइडिया कॉन्सेप्ट भैया जी हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, फ्रॉम वेरी फर्स्ट, ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि संविधान का आइडिया अथवा कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। दूसरा, संविधान की भाषा मींस लैंग्वेज, ये कहां से ली गई? लैंग्वेज, भाषा कहां से ली गई? तो इसका भी आंसर आपको पता है कि हमने सर संविधान की जो भाषा ली है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है भैया जी, तो ये कहां से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, संविधान से ली गई। ठीक, कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और तीसरा, ठीक है, जो कि मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या सर? कि जो प्रस्तावना का, ठीक है ना, मतलब जो हमारी प्रस्तावना पर प्रभाव है वो किसका है? हमारी प्रस्तावना पर प्रभाव किसका है? मतलब हमारी प्रस्तावना जो है, आप कह सकते हैं कि बेसिकली, ठीक है, इफेक्टेड है, या फिर आप कह सकते हैं कि बेसिकली हमारी प्रस्तावना आमतौर पे प्रभाव को हम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि हमारी, हाँ, इफेक्ट ही बोल दो, ऑब्वियस सी बात है, और क्या बोलोगे आप इसके लिए? ठीक है, इफेक्ट, ठीक, प्रभाव बोल दो। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना पर प्रभाव किसका है? अगर ये आपसे पूछा जाए कि भैया जी प्रभाव किसका है, इफेक्ट किसका है, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव का, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब मैं आपको शायद भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ा रहा था तब भी, और जब मैंने आपको भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया। तो 3 प्रश्न हमारी प्रस्तावना से ये बनते हैं, और इन 3 प्रश्नों में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि हमने, ठीक है, प्रस्तावना का जो विचार लिया, जो हमने प्रस्तावना का आइडिया या कॉन्सेप्ट लिया, तो हमने प्रस्तावना का विचार अथवा आइडिया कॉन्सेप्ट कहां से लिया? तो भैया जी अमेरिका के संविधान से लिया। ठीक है, तो विचार या आइडिया ऑब्लिक कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से लिया। दूसरा, हमने भाषा कहां से ली है? तो साहब भाषा जो हमने ली है प्रस्तावना की, वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो भैया जी भाषा कहां से ली? तो भाषा हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जो तीसरा प्रश्न बनता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना पे प्रभाव किसका है? ठीक है, तो प्रभाव है सर उद्देश्य प्रस्ताव का। प्रभाव किसका है? उद्देश्य प्रस्ताव का हमारे संविधान की प्रस्तावना पर, ठीक, बहुत ज्यादा प्रभाव है, सर्वाधिक प्रभाव इसी का। ठीक है, आप ये कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। इसलिए ये ध्यान रखना आप, ठीक है, जो हमारे संविधान का मूल संस्करण है, ठीक है ना, मूल संस्करण को कहते हैं ओरिजिनल, ठीक है, एडिशन, इसको बोलते हैं ओरिजिनल एडिशन, मूल संस्करण। तो मूल संस्करण जो है
वह अंग्रेजी भाषा में है। मूल संस्करण किसमें है? अंग्रेजी भाषा में है। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा में जो मूल संस्करण है उसके सुलेखक कौन है? सुलेखक का मतलब है उसके कैलीग्राफर कौन है? कौन है? ठीक है, तो जो मूल संस्करण है, जो ओरिजिनल एडिशन है हमारे संविधान का, वो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो जो अंग्रेजी भाषा में है उसका सुलेखक मतलब कैलीग्राफर, उसको अपने हाथ से लिखने वाले कौन है? तो अपने हाथ से उसको लिखने वाले हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। रायजादा इनकी उपाधि है। ठीक है भैया जी, कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो जो हमारा मूल संस्करण है, जो मूल संस्करण है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का, उसके सुलेखक, उसके जो कैलीग्राफर हैं, ठीक है, वो कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये जो अंग्रेजी भाषा वाला है ना कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके लेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है, यहां पर हमने प्रस्तावना के लिए प्रियम्बल शब्द लिखा। अंग्रेजी में इसके लिए प्रियम्बल का प्रयोग किया गया है। किसका? प्रियम्बल का प्रयोग है। अंग्रेजी में इसके लिए प्रियम्बल का प्रयोग किया गया है, हमने प्रियम्बल लिखा है, प्रियम्बल। अब जो हिंदी भाषा वाला संविधान है, हिंदी भाषा वाला, जो हिंदी भाषा वाला संविधान है, यह भी ओरिजिनल कौन ठीक है एडिशन ही है हिंदी भाषा का। तो हिंदी भाषा का जो ओरिजिनल एडिशन है, जो हस्तलिखित है हिंदी भाषा का। अब एक्चुअली अंग्रेजी भाषा वाले को ही ठीक है क्या किया गया? हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो ओरिजिनल एडिशन है वो अंग्रेजी भाषा में था, इसी का ट्रांसलेशन किसमें किया गया? हिंदी भाषा में किया गया। और हिंदी भाषा के जो सुलेखक हैं, जो हिंदी भाषा के कैलीग्राफर हैं, सुलेखक हैं, वो पता है कौन है आपके? वो है वसंत कृष्ण वैद्य। वो है वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य है। ठीक है, वसंत कृष्ण वैद्य है। ठीक है, तो हिंदी भाषा के सुलेखक कौन है भैया जी? तो हिंदी भाषा वाले के सुलेखक है वसंत कृष्ण वैद्य। अब वसंत कृष्ण वैद्य ने ठीक है यहां पर प्रियम्बल का अगर आप हिंदी में उच्चारण करें या उसका अनुवाद करें, प्रियम्बल को आप हिंदी का अनुवाद करें, तो शब्द प्रयोग होना चाहिए प्रस्तावना। क्या शब्द प्रयोग होना चाहिए था भैया जी? प्रस्तावना शब्द प्रयोग होना चाहिए था, अगर आप उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो। क्योंकि पूरा का पूरा जो ओरिजिनल संस्करण है वो अंग्रेजी भाषा में है, और पूरा का पूरा ओरिजिनल संस्करण बेटा अंग्रेजी भाषा का हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है। उस समय गूगल ट्रांसलेशन तो था नहीं, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे इसमें भाषाविदों की हेल्प ली गई, जो उस समय भारत के बहुत ठीक है प्रसिद्ध भाषाविद थे, जिनको बहुत अच्छे से हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान था। तो भाषाविदों की मदद से, भाषाविदों की सहायता से, जो उच्च स्तर के भाषाविद थे उनकी सहायता से अंग्रेजी भाषा वाला जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया, अनुवाद किया गया। तो इसका भैया जी क्या किया गया? हिंदी में, यहां पे लिख देता हूं, इसका हिंदी में अनुवाद किया गया, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया। ठीक है, ट्रांसलेशन हुआ, और उसके बाद लिखा किसने? तो लिखा इसको वसंत कृष्ण वैद्य ने। जो सुलेखक थे, जो कैलीग्राफर थे इसके, वो वसंत कृष्ण वैद्य थे, जैसे कि अंग्रेजी बारी के प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक शैली में लिखा था और वसंत कृष्ण वैद्य ने आपको हिंदी में लिखा था। तो वसंत कृष्ण वैद्य को बोला गया कि आप प्रियम्बल के लिए प्रस्तावना शब्द का प्रयोग मत करिए, आप इसके लिए प्रयोग करिए उद्देश्य का शब्द। क्या भैया जी? उद्देश्य का शब्द। आप इसके लिए उद्देश्य का प्रयोग करिए। तो इसलिए अंग्रेजी वाले संविधान में प्रियम्बल लिखा गया, अंग्रेजी वाले संविधान में प्रियम्बल लिखा गया, हिंदी वाले संविधान में उद्देश्य का लिखा गया। अंग्रेजी वाले संविधान में प्रियम्बल लिखा गया और हिंदी वाले संविधान में उद्देश्य का लिखा गया। क्यों लिखा गया उद्देश्य का? क्योंकि बेसिकली उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित था। क्यों लिखा गया उद्देश्य का? क्योंकि सर ये उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित था। कहां गया भाई? हाँ, क्योंकि ये किससे प्रभावित था? उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित था। अब उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में अब सारी चीजें जानते हो। अब मैं जब उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में यहाँ पे लिखूंगा तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर सीक्वेंस से लिखिए, वो सर ऐसे लिखते हैं, ये सर ऐसे लिखते हैं। तो बच्चे ठीक है, जब हमें कई चीज समझानी होती है ना, तो कई चीज जब हम समझाते हैं तो समझाने के लिए ठीक है ध्यान रखिएगा, समझाने के लिए हमें पता होता है कौन सी चीज आपको पहले बतानी है, कौन सी चीज आपको बच्चे बाद में बतानी है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है आप सभी को पता है, ये 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था।
1946 में प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और संविधान सभा के द्वारा इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा इसको भैया जी 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो प्रस्तुत किया 13 दिसंबर को, और संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के द्वारा भैया जिसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, यहां तक कोई इशू तो नहीं है किसी को। अच्छा, अब एक्चुअली नेहरू जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, नेहरू जी को इसका क्रेडिट देने के लिए हमने, ठीक है, प्रस्तावना के लिए हिंदी भाषा में उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो हिंदी भाषा में हमने प्रियम्बल अथवा प्रस्तावना के लिए किसका, उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया है। बिकॉज भैया जी क्यों? क्योंकि नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो ये इसके पीछे की कहानी है। ये भी पूछ लेता है आपसे कि संविधान निर्माताओं ने प्रियम्बल के लिए हिंदी में उद्देश्य का शब्द को रखने के पीछे के, ठीक है, क्या कारण सुझाए हैं, या फिर निम्न में से वो क्या एक सबसे युक्त सबसे रीजनेबल कारण था कि संविधान निर्माताओं ने प्रियम्बल के लिए हिंदी में उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया। तो उद्देश्य का शब्द का प्रयोग जो किया है वो इसलिए किया है क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। क्यों भैया जी? क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव का सीधा सीधा प्रभाव है हमारे संविधान के उद्देश्य का पर, इसलिए इसको हिंदी में उद्देश्य का, जबकि अंग्रेजी में प्रियम्बल। ठीक है, देखो पूरी कहानी ये है कि एक शब्द है प्रियम्बल अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, एक शब्द है प्रियम्बल अंग्रेजी भाषा का। इस अंग्रेजी भाषा के शब्द का जब आप हिंदी में रूपांतरण करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो ये प्रियम्बल प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रियम्बल को आप क्या कहेंगे? प्रस्तावना कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने समझा कि भैया जी प्रियम्बल का विचार हमने कहां से लिया, तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि साहब ये प्रियम्बल का विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया। ठीक है, भाषा हमने लैंग्वेज कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। ठीक है, और इसमें जो प्रभाव है, ये जो प्रभावित है, स्पॉन्सर्ड है, या फिर आप कह दें कि बच्चे ये जो प्रभावित है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल जो एडिशन था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वो अंग्रेजी भाषा में था और उसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक शैली में। बहुत अच्छे बेटा इनकी हैंड राइटिंग थी, बहुत ही शानदार हैंड राइटिंग थी। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। ठीक है, फिर इसका अनुवाद किया गया अंग्रेजी वाले का। जब इस अंग्रेजी वाले का अनुवाद किया गया हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में इसके अनुवाद को लिखा वसंत कृष्ण वैद्य ने, और वसंत कृष्ण वैद्य को बोला गया कि आप प्रियम्बल यूज मत कीजिए। ठीक है, वसंत कृष्ण वैद्य को बोला गया कि ठीक है, आप प्रियम्बल के लिए प्रस्तावना यूज ना करें, आप प्रियम्बल के लिए किस शब्द का यूज करें? उद्देश्य का। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। अब उद्देश्य प्रस्ताव की पूरी कहानी आपको पता है कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को ये भैया जी स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो ये है इसके पीछे की कहानी, आपको बहुत अच्छे से पता चल गई। दूसरी मैंने आपको बताया कि प्रियम्बल क्या होती है, तो पहला पॉइंट मैंने आपको ये समझाया, दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये समझाया, ठीक है ना, और साथ ही साथ पहले पॉइंट में मैंने आपको ये बात बताई, सिखाई, समझाई ये बात कि भैया जी क्या है कि किस तरह से, ठीक है, सबसे अंत में इसको शामिल किया गया है, सबसे अंत में इसको शामिल किया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अब वर्तमान में हमारे संविधान के सबसे प्रारंभ में है ये। क्यों है प्रारंभ में? क्योंकि हमारे संविधान की भूमिका ये आमुख की भांति होती है। आमुख का मतलब होता है ठीक, जो सबसे प्रारंभ में लगा हुआ है। बेशक सबसे अंत में हमने स्वीकार किया, लेकिन आज हमारे संविधान में सबसे शुरुआत में लगी हुई है। ठीक है, सबसे शुरुआत में ही लगी हुई है। चलिए, ठीक है, अब आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा बच्चों, लेकिन प्रस्तावना क्या है क्या नहीं है, ठीक है, आपको आज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि अच्छा जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें पता चली कि वो आखिर है क्या। ठीक है, देखिए, विश्व के आप किसी भी संविधान की प्रस्तावना उठा लीजिए, ठीक है, चाहे बेशक आप हमारी ही क्यों ना उठा लें प्रस्तावना। ठीक है, अब मैं इसे लिखूंगा प्रस्तावना, या फिर अंग्रेजी में मैं लिखूंगा प्रियम्बल। ठीक है, मैं उद्देश्य का नहीं लिखूंगा। आप कहेंगे सर जब हिंदी में उद्देश्य का है तो आप हिंदी में उद्देश्य का क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे वो जो उद्देश्य का है ना, ठीक है, जो हमने हिंदी भाषा के संविधान में उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया है प्रियम्बल के लिए, वो बेसिकली ठीक है प्रभावित है उद्देश्य प्रस्ताव से। लेकिन जनरली उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो प्रस्तावना शब्द यूज करते हैं। ठीक है, या फिर प्रियम्बल शब्द यूज करते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो प्रियम्बल है या प्रस्तावना या उद्देश्य का कुछ भी कह लो,
ठीक है। तो आप विश्व के किसी भी संविधान की अगर प्रेम्बल या प्रस्तावना को देखते हैं, तो किसी भी संविधान के प्रेम्बल अथवा प्रस्तावना को देखने के उपरांत, ठीक है, आपको, ठीक है, चार चीजें पता चलती हैं। किसी भी देश की प्रेम्बल से, किसी भी देश की प्रस्तावना से हमको चार चीजों का बोध होता है। ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है, आप पूछना चाहेंगे कि सर वो चार चीजें कौन कौन सी हैं। जैसे अगर मैं किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ता हूं, तो सबसे पहली चीज मुझे जो ये कंफर्म होगी वो ये कि इस देश की शासन का स्रोत किसके पास में है। तो सबसे पहली बात जो कंफर्म होगी वो ये पता चलेगी हमें कि भैया जी शासन का स्रोत किसके पास में है। शासन का स्रोत, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप कि प्रस्तावना से एक बात जो हमको कंफर्म होती है, प्रस्तावना से एक बात जो हमको क्लियर होती है, आप किसी भी विश्व के किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे, तो प्रस्तावना को पढ़ने के बाद, ठीक है, आपको यह पता लगेगा कि भाई इस देश के संविधान में आखिर, ठीक है, शासन की बागडोर किसके हाथ में है। ठीक है जी, शासन का स्रोत किसके पास में है, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है सर। तो सबसे पहली बात जो पता चलती है वो क्या, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट पता चलती है। गवर्नमेंट पता चलता है कि शासन का स्रोत किसके पास में है, शासन का स्रोत, ठीक है, या शासन की बागडोर किसके पास में है। चलिए सबसे पहली बात। दूसरा हमको पता चलता है कि आखिर इस देश की राजनीतिक प्रणाली के आदर्श एवं उद्देश्य क्या क्या हैं। तो सेकंड चीज जो हमको पता चलती है वो क्या, इस देश की जो राजनीतिक प्रणाली है, जो इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, इस देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके आदर्श क्या है, उसके आइडियल्स क्या है, और उसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है जी, क्लियर है। तो उसके आदर्श क्या है, उसके आइडियल्स क्या है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। तो राजनीतिक प्रणाली के आदर्श एवं उद्देश्यों के बारे में जानकारी मिलती है, आदर्श एवं उद्देश्यों के बारे में जानकारी मिलती है किसी भी देश की राजनीतिक प्रणाली। तीसरा हमें, ठीक है, उस देश की शासन व्यवस्था का स्वरूप पता चलता है कि आखिर उस देश की शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, शासन व्यवस्था का स्वरूप मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उस देश की शासन व्यवस्था के, राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, उस देश के शासन या राज्य व्यवस्था के स्वरूप के बारे में हमको जानकारी मिलती है, उस देश के शासन या राज्य व्यवस्था के स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो हमें पता चलती है प्रस्तावना से, जब हम किसी भी देश की प्रस्तावना को पढ़ेंगे कि सर, ठीक है, उस देश के संविधान के लागू होने की तिथि क्या है। क्लियर है, उस देश के संविधान के लागू होने की तिथि क्या है। तिथि, ठीक है, इन्फोर्सिंग डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्फोर्सिंग डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस देश के संविधान के लागू होने की तिथि क्या है। ठीक है, अब देखो, आप अभी बहुत छोटे हो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, अभी तो आपने भारत का संविधान ही नहीं पढ़ा, और मजबूरी आपकी ये है कि आप भारत का संविधान इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में वो 16 नंबर का आ रहा है। अगर वो 16 नंबर का नहीं आ रहा होता तो आप नहीं पढ़ते। जैसे हमने इंजीनियरिंग की है, तो हमने इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई में बिल्कुल संविधान नहीं पढ़ा। ठीक है, हमें क्या मतलब, ठीक है, हमने अपनी इंजीनियरिंग में, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर से किया था, तो हम यही पढ़ते रहे। ठीक है, जावा पढ़ा हमने, C++ पढ़ा, सी पढ़ा हमने, ठीक है, तो ये सब पढ़ा बेसिकली आमतौर पर। ठीक है ना, अब ये हमारे सिलेबस में था ही नहीं, तो हमने नहीं पढ़ा। और आप इसलिए पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस में शामिल है, 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन आप अगर किसी, ठीक है, आपको आगे जब आप, ठीक है, दरोगा बन जाए और आपको शौक हो, ठीक, संविधान का, संवैधानिक शासन प्रणालियों के अध्ययन करने का, और आप जब फ्रांस का या साउथ अफ्रीका या किसी भी देश का संविधान उठा के देखेंगे, और संविधान उठाने के बाद जब आप उस देश के संविधान की प्रियम्बल को पढ़ेंगे, प्रस्तावना को पढ़ेंगे,
मुख्यतः सभी देशों के संविधान हिंदी में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो जब आप उसके प्रियम्बल को पढ़ेंगे, प्रस्तावना को, तो आपको ये चारों बातें पता चलेंगी। सबसे पहले प्रियम्बल को पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि भाई उस देश में आखिर शासन का स्रोत कौन है, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट कौन है, शासन की शक्ति किसके पास में है, शासन की सत्ता किसके हाथ में है। तो सबसे पहले आपको शासन का स्रोत पता चल जाएगा कि शासन की समस्त पावर आखिर कौन धारण करता है, किसके पास में शासन की सारी शक्तियां हैं। दूसरा, ठीक है ना, उस देश के संविधान अथवा उस देश की राजनीतिक प्रणाली के क्या क्या आदर्श एवं उद्देश्य हैं। ठीक है, वह नागरिकों के हित में ठीक कौन कौन से कार्यों को पूरा करेगी, वह अपने नागरिकों को कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। सिंपल सा मतलब है वो अपने देश के नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन सी फैसिलिटीज। तो इस तरह से आदर्श एवं उद्देश्यों के बारे में भी हमको जानकारी मिल जाती है। इसके बाद हमें शासन व्यवस्था की स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है कि आखिर किस प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम को स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, ठीक है, फंक्शंस क्या क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो ये जो देखिए शासन प्रणाली या राजनीतिक प्रणाली के आदर्श एवं उद्देश्य हैं। तो आदर्श एवं उद्देश्य का मतलब है कि वो क्या क्या प्रॉमिस करती है अपने देश के नागरिकों को, ठीक है, फैसिलिटी प्रदान करने के लिए क्या क्या प्रॉमिस कर रही है वो। ये क्या है, ये बेसिकली बता रहा है कि गवर्नमेंट सिस्टम आखिर है कैसा, वो किस पैटर्न पे चलेगा। ठीक है, और लास्ट वाले में बताता है कि आखिर ठीक है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इन्फोर्स हुआ था। ठीक है, तो द इन्फोर्सिंग डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर है, इन्फोर्समेंट या इन्फोर्सिंग डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पता चलता है हमको लागू होने की तिथि से। ये चार चीजें पता चलती हैं। आप किसी भी विश्व के देश के संविधानों को उठा के देख लीजिए, विश्व के किसी भी देश के संविधान को आप उठा के देख लीजिए। बात समझ आ रही है, क्लियर है, यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा आपको, और आप बिल्कुल एक लाइन में सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जब आप अपने प्रियम्बल को पढ़ेंगे आप, तो प्रियम्बल की जो सबसे पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के, जो सबसे पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वेरी फर्स्ट लाइन। ठीक है, मैं फिर से लिखता हूं एक बार, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इसमें बोला जाए तो हम भारत के लोग, हम भारत के, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो शासन का स्रोत है, ठीक है, आप सबसे पहली लाइन पढ़ें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो ऑब्वियस सी बात है, पता चल जाता है कि जो शासन का स्रोत है, शासन का जो स्रोत है वो बेटा शासन का स्रोत किसमें निहित है, भारत की जनता में। ठीक है, तो इससे तो हमको ये पता चल गया बिल्कुल क्लियर कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो टर्म है ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसने हमें सब कुछ बता दिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसने हमें सब कुछ समझा दिया कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब शासन का जो स्रोत है, शासन का स्रोत है, स्रोत स्रोत या आप कह दें, और ठीक है सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट, या फिर आप कह दें, ठीक है ना, सत्ता का केंद्र, द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, सत्ता का केंद्र बेटा वो कौन है, भारत की जनता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया है, वह भारत की जनता है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, हम भारत के लोग। तो सबसे पहली बात, आप विश्व के किसी भी देश के संविधान को जब पढ़ेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा कि शासन का स्रोत कोई राजा है, शासन का स्रोत कोई तानाशाह है, शासन का स्रोत जनता है, या शासन का स्रोत कोई उच्च कुल या घर परिवार है। आपको पता चल जाएगा कि आखिर शासन का स्रोत है कौन। ठीक है, ये बात आप जान जाएंगे। बात समझ आ रही है। अब आप लोगों ने चूंकि शुरू से ही ऐसा माहौल बना दिया कि बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं, बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, नहीं तो मैं आपको समझाता कि राजतंत्र क्या होता है, तानाशाही तंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, ये मैं आपको बताता बहुत अच्छे से। अभिजन तंत्र क्या होता है, कुलीन तंत्र क्या होता है, गुट तंत्र क्या होता है, अल्प तंत्र क्या होता है, ये सब मैं आपको बताता। लेकिन आपने माहौल ही ऐसा बना दिया कि ना मैं आपको कार्यपालिका के प्रकार समझा सका, ना मैं आपको कानूनों के प्रकार समझा सका, और मुझे मजबूरन जो है ऐसे टॉपिक पढ़ाने पड़े लेकिन जो लोग आप पढ़ना चाहते थे। बात समझ में आ रही है।
और मैं इस बात को ठीक है पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, अब मैं ऐसे सेशंस संडे को लिया करूंगा, ठीक है ना। अब मैं ऐसे सेशंस ठीक है जहां पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो और जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो राजतंत्र वाला प्रश्न है ना, ये पीसीएस यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और आपके पॉलिटी में ऑब्वियस सी बात है, आप यूपीएससी की पॉलिटी को क्या मान रहे हो, आप देख लेना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके पीसीएस और यूपीएससी की है ना, आपका यूपीएसआई वाले ठीक है सेगमेंट में जो 16 नंबर का पॉलिटी है, आप देखना बहुत सारे प्रश्न या तो वहां से प्रभावित होंगे या बिल्कुल एज इट इज आपके ऐसे एग्जाम से यूपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह से पूछे जाएंगे, आप देख लेना आगे। क्योंकि यूपीएसआई में एक दरोगा को बहुत अच्छे लेवल के ठीक संविधान का ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है। उसको संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो उसके आधारभूत ढांचा है, उसको उसकी गहरी समझ होनी चाहिए, गहरी समझ होनी चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक और बात बता दूं, एक ठीक है ना, एक थाने में जो सबसे बड़ा ठीक है प्रशासनिक अधिकारी होता है ना, ठीक है, जो संपूर्ण थाने की जो जिम्मेदारी उसके पास में होती है, वो दरोगा ही होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चौकी इंचार्ज दरोगा होता है, और एक दरोगा होता है कि अगर वो किसी भी केस को बिगाड़ दे ना, किसी भी केस को बिगाड़ दे अगर, ठीक है, अगर उसने खुंदस खा ली कि तो मैं तुझे देख ही लूंगा, तो चाहे आप अपराधी हो या ना हो, आपको कोर्ट के चक्कर लगवा देगा। एक दरोगा बहुत पावर होती है एक दरोगा में, और उसको वास्तव में बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, ठीक है। तो मैं संडे को ऐसी क्लासेस लिया करूंगा, मैं आपको पहली बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, ठीक है। लेकिन मैं, आप चिंता ना करो, जितना मेरे भीतर है मैं आपको उतना पूरा दूंगा, ठीक है। साइंस संडे को दूं मैं आपको, और संडे को मेरी क्लास में वही आए, ठीक है, जिनको अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने हो, ठीक है, जिनको ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है ना, ये अपने ठीक है यहां पर आत्मसात करनी है, ठीक है भाई। तो ये बात समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई इशू नहीं हुआ होगा बिल्कुल भी किसी को, मैंने बता दिया भैया जी। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम भारत के लोग, मतलब ये जो टर्म है ना आपका, हम भारत के लोग, प्लीज यहां पे फोकस करना है, जो टर्म है ना आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये बताता है कि शासन का स्रोत या सत्ता का केंद्र भारत की जनता है। दूसरा, जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के या हमारे संविधान के जो आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स है, जो आदर्श एवं उद्देश्य है, तो जब आप आगे पढ़ोगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या भैया जी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ठीक है, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये हमारी शासन व्यवस्था का स्वरूप है। ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो तत्व है, ये क्या है, ये हमारी शासन व्यवस्था के स्वरूप है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कंप्लीट सॉवरेन, कंप्लीट सॉवरेन स्टेट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, और लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, ध्यान रखना। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो सबसे पहला जो आदर्श है, वो है जस्टिस का, न्याय का। सबसे पहला आदर्श जस्टिस का है, न्याय का है। न्याय कैसा? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है, न्याय, ठीक है, ध्यान रखना। न्याय कैसा भैया जी? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद क्या भैया जी? ठीक है, दूसरा आदर्श क्या है? दूसरा आदर्श है लिबर्टी। बोलो मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ, दूसरा आदर्श क्या? लिबर्टी, स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता? विचार, आइडिया, आइडियाज, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, विश्वास, फेथ, फेथ, धर्म, रिलीजियस, ठीक है, रिलीजन कह दो या रिलीजियस कह दो, धर्म, ठीक है। तो विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, वर्षित, उपासना मतलब वर्षित, वर्षित, ठीक है। तो इनकी स्वतंत्रता है भैया जी, किस किस की स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अरे बोलो यार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। न्याय, जस्टिस किसका? सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये क्या है? आदर्श और उद्देश्य है कि भैया जी ये पूरे किए जाएंगे। ये आदर्श और उद्देश्य है कि भाई ये क्या किए जाएंगे? ये आदर्श और उद्देश्य पूरे किए जाएंगे। ये पूरे किए जाएंगे, ठीक है। तो न्याय, ये न्याय दिया जाएगा भारत के लोगों को, न्याय दिया जाएगा भारत के लोगों को, स्वतंत्रता दी जाएगी भारत के लोगों को, और उसके बाद इक्वलिटी, समानता दी जाएगी, इक्वलिटी, समानता दी जाएगी। अब समानता की किसकी दी जाएगी? प्रतिष्ठा व अवसर की, अवसर की समानता, ठीक है सर। समानता किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। उसके बाद ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये उद्देश्य है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जाएगा और भाईचारे को बढ़ाया जाएगा। तो एक और है सर उद्देश्य, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, और है राष्ट्र की एकता व अखंडता। लिख देना राष्ट्र की एकता व अखंडता, फिर कहोगे लिखवाया नहीं। और लागू होने की तिथि बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, लेकिन इसको विक्रम संवत में, ठीक है, क्या इसके लिए प्रयोग किया गया है? बेशक 26 नवंबर 1949 है, लेकिन विक्रम संवत में इसके लिए क्या प्रयोग किया गया है? तक ये प्रश्न बनता है तो आप लिखेंगे विक्रम संवत में मिति मार्गशीर्ष, ये हो गया महीना, मार्गशीर्ष का महीना, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी मतलब शुक्ल पक्ष का 7वीं तारीख, शुक्ल पक्ष की सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। कितनी बार पूछा गया? ठीक है, ये जो 26 नवंबर 1949 है, ये आपका ईसाई कैलेंडर में है, जिसको आप ग्रिगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। ये डेट आपकी 26 नवंबर 1949, ये ईसाई या ग्रिगोरियन कैलेंडर में है। और मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये विक्रम संवत, ये किसमें? विक्रम संवत में। अब कल क्या होगा आपका? कल ये होगा कि जो एक एक पॉइंट है ना आपका, हम भारत के लोग, ठीक है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, बंधुता, फ्रेटर्निटी, शासन व्यवस्था का स्वरूप कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है, इसको एक एक चीज को बारीकी से डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब मैं कई बच्चों के कमेंट देख रहा था, वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि सर प्रस्तावना को पहली बार हमने इस नजरिए से भी पढ़ा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपको पता चला, ठीक है, कि ये नजरिया होता है पढ़ने का और पढ़ाने का। ठीक है, तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों को ये बात भी पता चली, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी तक मैंने 3 स्लाइड लिखाई हैं। ठीक है, आप एक एक स्लाइड का अच्छे से रिवीजन करो।
चलिए, चलिए, इतनी तेज कमेंट आ रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा आपके। मतलब आज बड़ी तारीफें मिल रही है यार। ठीक है, मुझे आप पढ़ाने दो बस। चलिए, ठीक है, बस आप संडे का वेट करना है बेटा, संडे को धुआं बना देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो ये पहली स्लाइड जो भी कुछ लिखा था समझ में आ गया आपको? ठीक है, उसके बाद फिर ये मैंने समझाया, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया? एक सेकंड। चलिए, अरशद कह रहे हैं वी वांट टू एक्सप्लोर ऑल द पॉलिटी व्हाट यू हैव कीप इनसाइड यू। चलिए, जरूर, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड, ठीक है, मैं जरूर चाहूंगा मेरे प्यारे भैया। चलिए, आज तक आपके जैसा संदीप कुमार किसी ने नहीं पढ़ाया, सब रटा के ही निकल, अरे नहीं यार, सब अच्छा पढ़ाते बेटा, कोई रटा के नहीं निकलता, सब बढ़िया पढ़ाते, ठीक। एक एक कह रहे हैं वो मास्टर लव यू। चलिए भैया जी, लव यू टू, ठीक है। चलिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, मजा आपको कल आएगा। मजा आपको कल कब आएगा? जब आप इन एक एक पॉइंट को समझोगे, जब आप एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन समझोगे कि विचार क्या होता है, अभिव्यक्ति क्या होती है, विश्वास क्या होता है, धर्म क्या होता है, उपासना क्या होता है, प्रतिष्ठा क्या होता है, अवसर क्या होता है, फ्रेटर्निटी क्या होती है, राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या होती है। जब आप इन शब्द को समझोगे ना, मजा तो तुम्हें कल आएगा। आज तो कुछ नहीं था, तुम्हारी कसम बच्चों, आज कुछ नहीं था, कल आपको आनंद आएगा। चलिए, थैंक यू भैया जी। ठीक।